नमस्ते दोस्तों, क्या बिहार में सच में शराब बंद है या फिर ये एक कानून के अंदर ही देखा जा रहा है? और अगर बिहार में शराब बंद है तो फिर आखिर बिहार के युवा में आखिर क्या देखने को मिल रहा है? और बिहार में शराब बंद होने से सरकार को इनकी कमाई पर क्या असर पड़ रहा? चलिए शुरुआत से समझते हैं। देखिए, बिहार में शराब कोई 2016 में अचानक शुरू नहीं हुई थी। लंबे समय से राज्य में शराब की बिक्री लाइसेंस और एक्साइज व्यवस्था के तहत होती थी। इसका मतलब यह है कि सरकार शराब की दुकानों को लाइसेंस देती थी और उस पर टैक्स और एक्साइज ड्यूटी भी लेती थी। इसका एक कानूनी उदाहरण आपको 2004 के बिहार एक्साइज नियमों में साफ मिलता है, जिनमें देसी शराब की खुदरा बिक्री की लाइसेंस की व्यवस्था थी। 2007 में विदेशी शराब और बियर की दुकानों के लिए भी लाइसेंस वाला नियम मौजूद था। यानी असली बड़ा बदलाव 2016 में आया, जब बिहार ने शराब पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू किया। अब आते हैं उन फैसलों पर जिसने बिहार की शराब व्यवस्था को पूर्ण रूप से बदल दिया। साल था 2016, लेकिन अचानक सरकार ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्या सिर्फ यह एक सरकार का ही फैसला था या इनके पीछे कोई एक बड़ी वजह छिपी हुई है? आइए समझते हैं। अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई। उस समय मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार और राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, यानी जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के साथ में थे। सरकार ने शराबबंदी को एक बड़े सामाजिक सुधार के तौर पर पेश किया। खासकर महिलाओं की शिकायतों और शराब से जुड़े घरेलू विवाद इसके पीछे महत्वपूर्ण वजह में बताए गए। इसके बाद बिहार ने शराब की बिक्री और सेवन पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। बाद में इसी व्यवस्था को बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट 2016 के जरिए कानूनी रूप दिया गया। यानी 2016 से पहले जहां सरकार शराब का लाइसेंस देकर बेचती थी, वही 2016 के बाद और वही सरकार शराब पर रोक लगाने वाली सरकार बन गई। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बिहार में शराब बंद किया गया है, लेकिन हम सभी को यह भी मालूम है कि बिहार में अभी भी शराब मिल रहा है। अब यह जानेंगे कि आखिर बिहार में शराब आ कहां से रहा है। चलिए इनकी रिपोर्ट हम बिहार पुलिस और कितनी माल जब्त हुई है उनके हिसाब से आंकड़ा लगाते हैं। बिहार सरकार के मुताबिक शराबबंदी लागू होने के बाद से लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सिर्फ 2026 के जनवरी से मई के बीच पुलिस ने करीब 17.53 लाख लीटर शराब जब्त की और शराबबंदी से जुड़े मामलों में 56,904 गिरफ्तारियां हुई है। 2025 में पूरे साल करीब 37.75 लाख लीटर शराब जब्त हुई है। तो इसका मतलब यह नहीं कि बिहार में शराब कानूनी तौर पर उपलब्ध नहीं है। मतलब यह है कि प्रतिबंध के बावजूद एक अवैध बाजार मौजूद है और सरकार अभी भी उसे रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। शराबबंदी का सबसे बड़ा दावा महिलाओं के लिए किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि शराब बंद होने के बाद क्या महिलाओं की जिंदगी में सुधार हुआ या अभी भी चोरी चुपके शराब मिलने से महिलाओं की जिंदगी वैसे की वैसे है? चलिए समझते हैं। कुछ रिसर्च में शराबबंदी के बाद महिलाओं के लिए सकारात्मक असर दिखाई देता है। एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि बिहार में शराबबंदी के बाद घरेलू हिंसा और महिलाओं के खिलाफ कुछ हिंसक घटनाओं में कमी भी देखी गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शराबबंदी ने महिलाओं की हर समस्या खत्म कर दी, क्योंकि अवैध शराब का कारोबार और जहरीली शराब जैसी घटनाएं भी सामने आते रहती है। इसलिए सही निष्कर्ष यह है कि महिलाओं को कुछ महत्वपूर्ण फायदे मिले हैं, लेकिन शराबबंदी अपने आप में हर समस्या का पूरा समाधान नहीं है। अब एक चीज तो साफ है कि बिहार में शराब बेचना और पीना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर बिहार पुलिस हर साल लाखों लीटर शराब कैसे पकड़ रहे हैं? तो सवाल यह है कि आखिर शराब बिहार के अंदर बन रहा है या बाहर से आ रहा है? देखिए, बिहार की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है, जहां शराब कानूनी तौर पर बिकती है। इसके अलावा उत्तर में नेपाल की सीमा भी है। बिहार पुलिस की कार्रवाई में पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी लगातार सामने आती रहती है। 2026 में बिहार पुलिस ने खुद बताया कि शराब तस्करी के खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। यानी शराबबंदी के बाद सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बिहार के अंदर शराब पकड़ना नहीं, बल्कि बिहार की सीमाओं से आने वाली अवैध सप्लाई रोकना भी है। अब यहाँ कहानी थोड़ी और गंभीर हो जाती है,
क्योंकि शराब अगर बाहर से आती है तो कोई ना कोई तो लेकर आता होगा। लेकिन क्या हर शराब तस्कर के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क होता है? और पुलिस आखिर इन लोगों तक पहुंचती कैसे है? चलिए इस पूरे सिस्टम को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पुलिस की कार्रवाई में जो तस्वीर सामने आती है उसमें ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं होता। आमतौर पर एक अवैध सप्लाई चेन होती है। बाहर से शराब लाने वाले, उसे छिपाकर ले जाने वाले और फिर स्थानीय स्तर पर उसे आगे पहुंचाने वाले लोग। कई मामलों में पुलिस वाहनों, गोदामों और दूसरे ठिकानों से शराब बरामद करती है और नेटवर्क से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करती है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, हर मामले में पूरा नेटवर्क एक जैसा नहीं होता। इसलिए बिना पुलिस जांच किए या अदालत के रिकॉर्ड के किसी व्यक्ति को शराब माफिया कहना सही नहीं होगा। बिहार में शराबबंदी के बाद दूसरे नशीले पदार्थों की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस और नारकोटिक्स एजेंसी समय समय पर गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और दूसरे प्रतिबंध पदार्थों की बरामदी करती है। लेकिन यह कहना कि शराब बंद होने की वजह से ही लोग बड़े पैमानों पर दूसरे नशे की तरफ चले गए, इसके लिए मजबूत बिहार विशेष और लंबे समय का डेटा चाहिए। इसलिए अभी सही बात यही है कि दूसरे नशे मौजूद हैं, लेकिन शराबबंदी ने ही उनकी मांग बढ़ाई। अब एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर शराब बंद हो गई तो क्या लोग नशा करना छोड़ दिए हैं या फिर शराब की जगह दूसरा नशा पकड़ लिया है? यहाँ पे हमें थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो सुनने को मिलता है वो असलियत नहीं होता। कई बार वो झूठा पकड़ा जाता है। चलिए एक आंकड़ा लगाते हैं, आखिर बिहार में शराब बंद होने के बाद कौन कौन से नशे की ओर जा रहे हैं। यह बात बिना पुख्ता सबूत के नहीं कही जा सकती। अब बात करते हैं बिहार के अपने युवा साथियों की। आखिर हमारे युवा साथी जो देश के भविष्य कहे जाने वाले हैं, वो इतने नशे के पीछे क्यों पागल है? क्या उनके पीछे बेरोजगारी या तनाव मौजूद है या घर का दबाव? और सबसे जरूरी बात, इनका असर उनके भविष्य पर कैसे पड़ रहा है? देखिए, किसी युवा को नशे में जाने की एक ही वजह नहीं बताई जा सकती। इसके पीछे बेरोजगारी, आर्थिक तनाव, मानसिक दबाव, साथियों का प्रभाव और नशों की उपलब्धता जैसी कई वजहें हो सकती है। और इन नशे की समस्या नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब कोई युवा नशे का आदी होता है तो उसका पैसा, समय, स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता चारों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए शराब सिर्फ शराबबंदी का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य का भी है। अब तक हमने देखा कानून तो बहुत सख्त है, लेकिन शराबबंदी भी तो हमारे बिहार की समस्या ही बन रही है। तो सवाल सीधा है, आखिर हमारे बिहार सरकार की कार्रवाई कितनी सफल रही? क्या पुलिस सिर्फ शराब पकड़ रही है या फिर इस पूरे नेटवर्क को सफल करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं? बिहार पुलिस लगातार छापेमारी करती है, शराब जब्त करती है और गिरफ्तारियां भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर प्रतिबंध के इतने साल बाद भी बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी जा रही है तो यह भी दिखता है कि समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी तस्वीर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। सरकार की इन्फोर्समेंट मजबूत हुई है, लेकिन अवैध सप्लाई को पूरी तरह रोकना अभी भी बड़ी चुनौती है। और अब आखिरी सवाल, तो क्या बिहार की शराबबंदी सफल हुई है या असफल है? इसमें क्या बदलाव की जरूरत है? बिहार में एक तरफ ऐसे आंकड़े हैं जिनमें बताया जा रहा है कि हाँ, बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, लेकिन एक ऐसे आंकड़े भी हैं जो लगातार बिहार में शराब पकड़े जा रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए इस मामले को एक बार जोड़ कर देखते हैं। देखिए, अगर हम सिर्फ शराब पीने के आंकड़ों देखें तो शराबबंदी को पूरी तरह असफल कहना सही नहीं होगा। एक रिसर्च में बिहार में पुरुषों के सेल्फ रिपोर्टेड अल्कोहल यूज में करीब 42% की कमी पाई गई। लेकिन दूसरी तरफ समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। शराबबंदी के बाद भी शराब का इस्तेमाल रिपोर्ट होता रहा है और अवैध सप्लाई को रोकने के लिए सरकार को लगातार इन्फोर्समेंट करनी पड़ रही है और इसका एक आर्थिक नुकसान भी हुआ है। 2015 से 16 में बिहार को स्टेट एक्साइज ड्यूटी से करीब 3142 करोड़ रुपए मिले थे, जो शराबबंदी के बाद बहुत नीचे चला गया। तो दोस्तों, बिहार की शराबबंदी की कहानी इतनी सीधी भी नहीं है और इन्हें असफल या सफल कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, वो मुख्यमंत्री बनने से पहले बोल रहे थे कि बिहार में हर घर
शराब होम डिलीवरी हो रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका कहना है कि बिहार में शराब पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। तो चलिए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिहार के सरकार जो है उनकी रणनीति बदलने की ज़रूरत है या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।